Welcome everyone to Aman Pathshala. Today we are going to discuss political theory of ecologism. आप सभी का स्वागत है अमन पाठशाला में। आज हम परिस्थितिकीवाद राजनैतिक सिद्धांत को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, इकोलॉजिज्म यानी कि परिस्थितिकीवाद। स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा होने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि कौन सा टॉपिक हम कब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटिमोलॉजी। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द साधन, यानी कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी वर्ड, जैसे इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजिज्म वर्ड है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है। देन वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ इकोलॉजिज्म, परिस्थितिकीवाद का क्या अर्थ है। मेजर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म, परिस्थितिकीवाद के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। देन वील डिस्कस शैलो एंड डीप इकोलॉजी, हिंदी में से कहेंगे उथली और गहरी परिस्थिति की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीप इकोलॉजिज्म, शैलो इकोलॉजिज्म, इको ऑथोरिटेरियनिज्म, इको फासिज्म, इको नेशनलिज्म, स्केप्टिकल इन्वायरमेंटलिज्म, जो ये बात करता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो ही नहीं रहा, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होलिज्म। Then we will discuss sustainability, environmental ethics, eco-socialism, green anarchism, ecofeminism, then Gaia hypothesis, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और ये पूरा जो लेक्चर है ये बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। सो दिस होल लेक्चर विल बी कंडक्टेड अंडर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। सो आप कोई भी लैंग्वेज समझते हो तो नोट्स और जो लैंग्वेज है ओरल, दोनों के थ्रू आप इसे समझ पाओगे, वेदर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी। आप सामग्री की तालिका, जो कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटिमोलॉजी के बारे में, शब्द साधन के बारे में। एटिमोलॉजी, वर्ड इकोलॉजिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकोलॉजी, शब्द परिस्थितिकीवाद शब्द परिस्थिति से लिया गया है। पहली चीज आपने ये समझनी है, जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज इकोलॉजिज्म यानी कि परिस्थितिकीवाद। तो इकोलॉजिज्म वर्ड कहां से आया है, तो ये वर्ड बना है इकोलॉजी से। इकोलॉजिज्म वर्ड कहां से बना है, इकोलॉजी से ये वर्ड बना है। पहली चीज हम समझ गए कि इकोलॉजिज्म वर्ड आया है इकोलॉजी से। सेकंड थिंग, दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि इकोलॉजी वर्ड कहां से आया। इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोलॉजी। तो वर्ड इकोलॉजी कॉइन्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट एर्नेस्ट हैकेल। शब्द परिस्थितिकीवाद शब्द आया परिस्थितिकी से, और परिस्थितिकी वर्ड है जो इकोलॉजी वर्ड है वो किसने कॉइन किया है, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। कब किया गया था, 1866 में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया है, हु कॉइन द वर्ड इकोलॉजी। तो आपने याद रखना है, ही इज अर्नेस्ट हैकेल। सेकंड थिंग, अभी ये हमने बात कर लिया, इकोलॉजिज्म वर्ड बना है इकोलॉजी से, और इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। एंड थर्ड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की कई ब्रांचेस है, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस, मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एंड वन ऑफ देम इज इकोलॉजी। तो उनमें से एक क्या है, इकोलॉजी। और इकोलॉजी किसकी स्टडी करती है, ये स्टडी करती है द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। परिस्थितिकी शब्द जीव विज्ञान की एक शाखा है। परिस्थितिकी जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके भौतिक परिवेश के संबंधों का अध्ययन करती है। इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, इकोलॉजी एक इस तरीके का विज्ञान है, बायोलॉजी की एक इस तरीके की शाखा है, एक ब्रांच है, जो स्टडी करती है कि जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, अलग अलग एनिमल्स का आपस में क्या रिलेशन है, एनिमल्स का प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन है, और जिस भौतिक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल सराउंडिंग, जहां भी ये रहते हैं, जिस तरीके के इकोसिस्टम में ये रहते हैं, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट थिंग है, अभी इकोलॉजी वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, परिस्थिति की वर्ड हिंदी का शब्द है। अभी इकोलॉजी वर्ड क्या इससे पहले भी किसी और लैंग्वेज से हमने ये लिया है? सो इकोलॉजी वर्ड कहां से आता है? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? ओइकोस, ओइकोस, ओइकोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, होम, प्लेस टू लिव। एक ऐसी ऐसी चीज जहां पे आप रहते हो, यानी कि आपका घर, उसे कहते हैं ओइकोस। और इसी वर्ड से बना है इकोलॉजी, क्योंकि जानवर जहां रहते हैं वो उनका घर है, जंगल उनका घर है, तो जंगल के साथ उनका क्या रिश्ता है, इसी को तो इकोलॉजी स्टडी करती है। तो ये हो गया इकोलॉजी, फिर इकोलॉजी से बना इकोलॉजिज्म। नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इकोलॉजिज्म, परिस्थिति की बात को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक टॉपिक है जो अभी आप लोग देख रहे हो, जिसके ऊपर लेक्चर इकोलॉजिज्म। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको पता है कि टोटल 10 यूनिट्स है, पॉलिटिकल थ्योरी, थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी, बहुत सारी टॉपिक्स है उसमें जिसे हम कवर करते हैं यूजीसी एंड पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके ऊपर कंप्लीट जो हमारा कोर्स है वो आप देख सकते हो। कंप्लीट कोर्स का मीनिंग है कि सभी टॉपिक्स के ऊपर, सभी कंसेप्ट्स के ऊपर अलग अलग वीडियो लेक्चर्स हैं, जिस तरीके से इकोलॉजिज्म के ऊपर ये वाला वीडियो लेक्चर है। इसके अलावा सभी टॉपिक्स के ऊपर पीडीएफ नोट्स हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज हैं। तो ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो हमारी ऐप के थ्रू। अमन पाठशाला नाम से हमारी ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर या इंटरनेट से, कहीं से भी आप कर सकते हो इसे। और इस ऐप के ऊपर आपको हमारा सारा कंटेंट मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स, पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, कमेंट बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप खुद से बाय योरसेल्फ यू कैन सर्च एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम एंड्रॉयड प्ले स्टोर, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हम सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड वी हैव इकोलॉजिज्म, परिस्थिति की बात। जैसे कि सामने फोटो है, एज पिक्चर सुजेस्ट, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी है जो कुछ प्लांट्स लगा रही है, यहाँ पे एक बच्ची है जो आप देखोगे गमला है उसे उठाया है, यहाँ पे एक इंसान है जो कि सोलार पैनल लगा रहा है, एक बच्चा है जो कि कुछ गार्बेज है उसे डस्टबिन में डाल रहा है। यानी कि सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? दे आर एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंट। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिज्म इज नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। इकोलॉजिज्म, परिस्थिति की बात। तो परिस्थिति की बात क्या है? क्या इकोलॉजिज्म एक इंसान का नाम है? क्या इकोलॉजिज्म किसी देश का नाम है, किसी पॉलिसी का नाम है? नहीं। इकोलॉजिज्म क्या है? परिस्थिति की बात क्या है? इकोलॉजिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड अ मूवमेंट। इकोलॉजिज्म एक विचारधारा है और एक आंदोलन है। ये इस तरीके की विचारधारा है, इस तरीके का आंदोलन है जो डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है? कि इन्वायरमेंट को बचाना है। किस तरीके की आइडियोलॉजी है? ये इस तरीके की आइडियोलॉजी है कि इन्वायरमेंट को बचाओ, ये इन्वायरमेंट के बारे में है। नेक्स्ट लिखा भी हुआ है, ये आइडियोलॉजी किससे कंसर्न्ड है? कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा से। तो इकोलॉजिज्म पर्यावरण को बचाना चाहता है। नेक्स्ट, ये जो आइडियोलॉजी है कब डेवलप हुई? ये आइडियोलॉजी, ये मूवमेंट, जब सभी लोग, मूवमेंट क्या होता है? जब सभी लोग मिलकर के किसी सोशल कोज के लिए सभी लोग मिलकर के एफर्ट्स करते हैं। तो 1970s में 1970 के दशक में क्या हुआ?
सभी लोग मिले और उन्होंने ये बात कहनी शुरू की कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यही टाइम था जब ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई, जब ये मूवमेंट डेवलप हुई। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखो हमने बात की कि ये एक इस तरीके की आइडियोलॉजी है, ये एक इस तरीके की मूवमेंट है जो ये डिमांड करती है और इट इज कंसर्न विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इन्वायरमेंट हैज अ सीरियस थ्रेट। तो इन्वायरमेंट को क्या थ्रेट है? तो रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सो इन्वायरमेंट को जो भी थ्रेट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे रीजन क्या है? सो पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे कारण क्या है? सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर सोशल प्रॉब्लम्स, दे आर रिजल्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम। पर्यावरणीय समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र के कुप्रबंधन का परिणाम है। तो पहली चीज हमें ये समझ आई कि इन्वायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है इकोलॉजिज्म, लेकिन ये प्रॉब्लम आई कहां से है? तो ये प्रॉब्लम आई यहां से है कि जब हमने मिसमैनेज किया, कुप्रबंधन किया अपने इकोलॉजिकल सिस्टम का। देखो हमारे पास जंगल है, नदियां हैं, समंदर है, पहाड़ है, सारी चीजें हैं, एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, खाना खा पाते हैं, हमें सब्जियां मिलती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को हमने गलत तरीके से मैनेज किया। हमने क्या किया? जरूरत से ज्यादा जंगल को काट दिया, जरूरत से ज्यादा पानी को गंदा कर दिया, जो पहाड़ थे उन्हें काट के छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सड़कें बना रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम था ये पूरी तरीके से इसमें इम्बैलेंस आ गया, ये पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो जाता है। यहीं से इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू होता है। सो मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम का मीनिंग क्या है? सो मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम का मीनिंग है फॉल्टी अप्रोच एंड रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ स्टेट। इसका मतलब है जब एक स्टेट, जब एक देश, जब एक गवर्नमेंट, जब एक सोसाइटी, जब एक समाज कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है, कुछ ऐसी अप्रोच को फॉलो करता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो के इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो जाए, जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे, तो उस टाइम की जो वो पॉलिसीज है जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो जाए उसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के, यही सबसे बड़ा रीजन है बिहाइंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे पिक्चर्स कि किस तरीके से सारे जंगल काट दिए गए हैं और जो इन्वायरमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत ज्यादा सैड हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हार्म इससे पहुंचा है। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे दैट इज रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी। तो ये हमने बात कर ली कि इकोलॉजिज्म एक आइडियोलॉजी है, इकोलॉजिज्म एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा थ्रेट था, और इन्वायरमेंट को थ्रेट किससे था? हमारी पॉलिसीज की वजह से, ये भी हम समझ गए। अभी ये आइडियोलॉजी डेवलप क्यों हुई? डेवलप इस वजह से हुई, जैसे जो हमने पहले डिस्कस किया, एज बी डिस्कस्ड अर्लियर, कि पहली बात तो बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद फूड स्केर्सिटी। देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक चीज है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एनिमल स्पीशीज खत्म हो रही है। जो पहले छोटी चिड़िया होती थी, आप लोगों ने घर में देखी होगी, अभी उसे कोई भी नहीं देखता है, कहीं भी वो नहीं दिखती है हमें। तो जो एनिमल्स है वो तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इंसान उससे बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होते हैं कि कोई जानवर खत्म हो रहे हैं। लेकिन जब फूड स्केर्सिटी शुरू हुई, हमें हमारे लिए खाना कम होना शुरू हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रहा तो फसलें नहीं उग रही। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे शहरों में क्या होने लगा, बहुत ज्यादा स्मोग है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। जब इस तरीके की चीजें हुई, पॉल्यूशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, तो इन सारी चीजों के बाद आप कह लीजिए कि हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, तभी आइडियोलॉजी डेवलप होती है। नेक्स्ट थिंग है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस।
यूरोप में, यूएस में, एशिया में बहुत सारी ग्रीन पार्टीज हैं, ओके, जो इस आइडियोलॉजी को डेवलप करती हैं, और वो पार्टीज यही मैनिफेस्टो लेके आती हैं, यही डिमांड लेके आती हैं, यही अप्रोच लेके आती हैं कि अगर आप लोग हमें वोट करोगे तो हम आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पार्टीज थी, इनकी वजह से, और आप कह लो जो एनजीओ थे, उनकी वजह से ये आइडियोलॉजी डेवलप होती चली गई। सो हमने सबसे पहले जाना एटमोलॉजी के बारे में, फिर हमने जाना इकोलॉजिज्म क्या है। अभी थर्ड है हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म, परिस्थितिकीवाद के प्रमुख प्रकार क्या है। परिस्थितिकीवाद के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से कुछ क्या है हम अभी बात करेंगे। सो इकोलॉजिज्म इज नॉट अ मोनोलिथिक डॉक्ट्रिन। परिस्थितिकीवाद एक अखंड सिद्धांत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं मार्क्सिज्म के बारे में, फिर लेनिनिस्ट मार्क्सिज्म है, फिर माओइस्ट मार्क्सिज्म है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मार्क्सिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसी तरीके से सोशलिज्म भी आप देख लो, फेबियन सोशलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बहुत सारे। इसी तरीके से इकोलॉजिज्म के भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। देर आर मल्टीपल अप्रोचेज स्लैश स्कूल्स ऑफ इकोलॉजिज्म। और ये कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। डीप इकोलॉजी, जिसे कहते हैं गहरी परिस्थिति की। इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। इकोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, परिस्थिति की व्यवहारिकता। स्केप्टिकल इन्वायरमेंटलिज्म, संशयवादी पर्यावरणवाद। इको ऑथोरिटेरियनिज्म, परिस्थिति की अधिनायकवाद। एनार्किस्ट इकोलॉजिज्म, अराजकतावादी परिस्थितिकीवाद। इको फेमिनिज्म, परिस्थिति की नारीवाद। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, शैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी, उथली और गहरी परिस्थितिकी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो शैलो एंड डीप इकोलॉजी क्या है। सो पहला क्वेश्चन ये बनता है, हु कॉइन्ड द टर्म डीप एंड शैलो इकोलॉजी। गहरी और उथली परिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा। एग्जामिनेशन में देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको थ्योरी तो क्लियर हो जाती है, लेकिन कई बार होता है कि हम फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से एग्जामिनेशन में हम एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें भी साथ में बताता चलूंगा। सो आर्ने नेस है, एक स्कॉलर है जिनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था। डीप एंड शैलो इकोलॉजी was coined by Arne Ness. Arne Ness made distinction between environmental movements and termed them as shallow and deep ecology. आर्ने नेस ने देखा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस काम कर रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज काम कर रही हैं। तो आर्ने नेस ने जब उन सभी मूवमेंट्स को स्टडी किया, तो उसके बाद आर्ने नेस बताते हैं कि मैं दो तरीके के मूवमेंट्स देख पा रहा हूं। एक तरीके के मूवमेंट्स को मैं डीप इकोलॉजी कहूंगा और दूसरे तरीके के मूवमेंट्स को मैं शैलो इकोलॉजी कहूंगा। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट समझने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो एक है, एक तरफ लिखा है ईगो, एक तरफ लिखा है इको। इको इकोलॉजी से, इकोलॉजिज्म से, यानी कि इसे आप कहो इन्वायरमेंट, इसे कहो आप ईगो। तो आप देखो कि जो भी जो इंसान है वो ईगोइस्टिक है। इंसान की जो अप्रोच है वो ईगोइस्टिक अप्रोच है, वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है। इसीलिए इंसान क्या सोचता है, इंसान सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, और जो पूरी दुनिया है ना वो एक पिरामिड की तरह है। उस पिरामिड में हायरार्की में मैं सबसे ऊपर हूं और बाकी सारे जो जानवर हैं वो मुझसे नीचे हैं। ठीक है, वो मेंटली, फिजिकली मुझसे, इंटेलेक्चुअली मुझसे वीक हैं, उनकी वैल्यू मुझसे कम है, उनकी लाइफ की वैल्यू मुझसे कम है। ये इंसान सोचता है, इंसान अपने आप को सबसे ऊपर सोचता है। लेकिन जो इको फ्रेंडली अप्रोच है वो सोचती है कि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं और उनका बस मैं एक हिस्सा हूँ, कोई यहाँ पे हायरार्की नहीं, कोई पिरामिड नहीं, मैं बस उन सबका एक पार्ट हूँ।
अभी यही चीज हमें शैलो और डीप इकोलॉजी में डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करेगी। याद रखना, जो ये ईगो वाला है ये शैलो इकोलॉजी का डायग्राम है, ये इको वाला डीप इकोलॉजी का डायग्राम है। मैं बार बार आपको इसे दिखाऊंगा। सो शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म, उथली और गहरी परिस्थितिकी। द कंसेप्ट एमर्ज्ड इन द 1970s। जैसे मैंने आपको बताया, आर्ने नेस ने इसे डेवलप किया है। आर्ने नेस कहते हैं देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ इकोलॉजिज्म। परिस्थितिकी के दो शैलियां हैं, दो अप्रोचेस हैं, दो मूवमेंट्स हैं। डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। भेद मानव की भूमिका और महत्व पर आधारित है। हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी दोनों ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी दोनों ही इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो दोनों अलग कैसे हो गए? तो दोनों अलग ऐसे होते हैं बिकॉज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग दे आर गिवन। तो जो डीप इकोलॉजी है वो कह रही है कि सभी स्पीशीज इक्वल हैं। इन्वायरमेंट, आप कह लो नदियां, रिवर्स, पहाड़, माउंटेन्स, हर एक चीज इक्वल है, सबकी वैल्यू इक्वल है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक पेड़ के ऊपर अगर 10 छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं और एक इंसान है जिसके पास घर नहीं है, तो उस इंसान के लिए उस पेड़ को काट के वहां घर बना दें, ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि उस इंसान के पास घर नहीं है। इसलिए हम उन जो बर्ड्स हैं उनका घर नहीं छीन सकते क्योंकि इंसान और बर्ड्स इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये डीप इकोलॉजी सोचती है। जो शैलो इकोलॉजी है वो सोचती है कि ह्यूमन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन की लाइफ और आसान हो जाए तो हम करेंगे। इसका क्या एनवायरनमेंट के ऊपर गलत कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो होने दो, हम वो चीज को बाद में एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो शैलो इकोलॉजी कहती है कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन हम टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, गाड़ियां, एसी, ये सारी चीजें बंद नहीं करेंगे। डीप इकोलॉजी कहती है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है लेकिन हम ये सारी चीजें जैसे नए रोड बनाना, फॉरेस्ट को काटना, ये सारी चीजें बंद कर देंगे चाहे ये ह्यूमन के लिए जरूरी हो या नहीं जरूरी हो। तो ये चीज आपने आगे और डिटेल में अभी हम समझेंगे। ओइंग टू इंक्रीज्ड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। देखो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक टर्म आया है, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। Humans have cut themselves off from nature, viewing nature and themselves as competing entities and establishing a master-slave dynamic। तो बताते हैं यहाँ पे आर्ने नेस कि जैसे जैसे हम जंगल से बाहर आकर के शहरों में, गांव में रहना शुरू किया हम लोगों ने, वैसे वैसे हमारे अंदर एक टेनेट पैदा हुआ, एक टेंडेंसी पैदा हुई, एक अप्रोच पैदा हुई कि हमारा नेचर के साथ जो रिलेशन था वो क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। और हम नेचर को, प्रकृति को मास्टर स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं कि हम मानते हैं कि हम मास्टर हैं और जो नेचर है हमारा स्लेव है, वो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बना है नेचर। तो ये हम सोचना शुरू कर देते हैं। इसी को एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं। जब आप ह्यूमन को सेंटर में रख करके सारी स्टडी करते हो, आपकी जो इन्वायरमेंट की स्टडी है, जब आप ह्यूमन को सेंटर में रख करके स्टडी करते हो तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडियाज, एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटीज कहते हैं जो एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटीज। फिफ्थ है डीप इकोलॉजी, गहरी परिस्थितिकी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो डीप इकोलॉजी, सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्ने नेस इज सपोर्टर ऑफ डीप इकोलॉजी। एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी टर्म्स वर क्वाइंड बाय डैश। तो टर्म्स को क्वाइन किसने किया? आर्ने नेस ने। लेकिन डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में से सपोर्ट किसे किया? आर्ने नेस ने। वो किसके पक्ष में थे? तो आर्ने नेस किसके पक्ष में थे? तो आर्ने नेस पक्ष में थे डीप इकोलॉजी के।
डीप इकोलॉजी की डिमांड क्या है, मांग क्या है? तो डीप इकोलॉजी कहती है कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर, मौजूदा उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना। डीप इकोलॉजी ये बात करती है कि जो आज का हमारा सोसाइटी है, स्टेट है, सोशल इकोनॉमिक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसे हमें ओवरथ्रो करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर हम बना रहे हैं उसे खत्म करो, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसे हमें खत्म करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स हम बना रहे हैं उसे हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे पूरी तरीके से ओवरथ्रो करने की बात करता है डीप इकोलॉजी, क्योंकि डीप इकोलॉजी का मानना है कि जब हम इन सारी चीजों को ओवरथ्रो कर देंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट है जो वो सिक्योर हो पाएगा। इसकी अप्रोच किस तरीके की है? तो इसकी अप्रोच है बेस्ड ऑन एन इकोसेंट्रिक एंड बायोसेंट्रिक अप्रोच। ये एक परिस्थितिकी या जैव केंद्रिक दृष्टिकोण है। इकोसेंट्रिक बायोसेंट्रिक क्या हुआ? तो इकोसेंट्रिक क्या होता है कि इसके सेंटर में कौन है? इन्वायरमेंट है। इसके सेंटर में ह्यूमन बीइंग नहीं, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में ये किसे इंपॉर्टेंस देते हैं? तो ये इंपॉर्टेंस देते हैं इन्वायरमेंट को, ये प्रायोरिटी देते हैं इन्वायरमेंट को। इसके अलावा बायोसेंट्रिक यानी कि जो बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसके ये पक्ष में है डीप इकोलॉजी। सो जैसे मैंने आपको इसकी पहली डिमांड बताई, पहली डिमांड तो यही है कि जो हमारा अभी का लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर है इसे हमें ओवरथ्रो करना, एलिमिनेट करना है। दूसरी डिमांड है रेडिकल चेंज इन ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, प्रकृति के साथ मानव संबंधों में आमूल चूल परिवर्तन, यानी कि जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन है उसे फंडामेंटली हमें चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? चेंज ऐसे करना है कि आप इन्वायरमेंट को लगातार कंटिन्यूसली आप डिग्रेड करते जा रहे हो, आप उसे पल्यूट करते जा रहे हो, आप उसको अब्यूज करते जा रहे हो, तो इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा आपको, आपकी गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, डिफोरेस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा। सो ये चेंज ये चाहते हैं। शिफ्ट द अटेंशन फ्रॉम पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन नैरेटिव्स टू रोबस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। ये लिखता है कि प्रदूषण और संरक्षण के आख्यानों से ध्यान हटाकर मजबूत नीति निर्माण और कार्यवहन पर ध्यान दें। तो ये कहते हैं कि जो पिछले 20, 30, 50 साल में कोई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इन्वायरमेंट के कई कमीशंस बने, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत सारे साल से यही बात करते जा रहे हैं कि हमें कंजर्व करना है। किसे? जो वाइल्ड एनिमल्स है उसे कंजर्व करो, जो राइनोज है उसे कंजर्व करो, जो एलिफेंट है उसे कंजर्व करो, इस तरीके की बात है। या फिर आप ये बात करते रहते हो कि पोल्यूशन कम करो, पोल्यूशन कम करो। वो कह रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग बंद करो, पोल्यूशन और कंजर्वेशन के ऊपर से ध्यान हटाओ, बल्कि बैठ करके एक फंडामेंटल रोबस्ट पॉलिसी बनाइए। और ये पॉलिसी होगी कि आज के बाद आप इन्वायरमेंट को हार्म करना ही बंद करोगे। आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे ना जाओ कि किसी एक स्पीशीज को बचा रहे हो, दो स्पीशीज को बचा रहे हो, ये इन्वायरमेंट को आप नहीं बचा पाओगे ऐसे। आप बैठ करके एक फंडामेंटल नया पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाओ और वो स्ट्रक्चर बताएगा कि आप फैक्ट्रीज बंद करोगे, आप गाड़ियां बंद करोगे, आप एसी बंद करोगे, ये सारी चीजें, और उसे इंप्लीमेंट कीजिए। इस चीज की डिमांड करते हैं। सो अभी पॉलिसी मेकिंग पे ही आएंगे क्योंकि पॉलिसीज के ऊपर ही बहुत बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू नेस, आरएनएस की बात करें, पॉलिसी मेकिंग मस्ट बी एडेड बाय रीओरिएंटेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड इन्वेंशंस इन द न्यू डायरेक्शंस दैट आर इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल। देखो हमने ये तो बात कर ली कि हमें कुछ नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, ये हमने बात कर ली कि कुछ नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिसीज कैसी हों? तो आरएनएस के अनुसार नीति निर्माण को तकनीकी कौशल और आविष्कारों के पुनर्विन्यास द्वारा नई दिशाओं में सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जो परिस्थितिकी रूप से जिम्मेवार है। तो वो दो बातें कहते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि जो अभी तक की आपकी जितनी भी मशीन्स है, जितनी भी साइंस है,
उस सभी को आप यूज करो। किस चीज के लिए? नई मशीनें बनाने के लिए नहीं, मशीन को अपग्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि उसे आप यूज करो कि उसको यूज करो उस डेटा को कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप अभी जो भी नई इन्वेंशन करोगे, जो भी नई आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, उसका मकसद, उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि पहले की बस टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेड करना है, नहीं, बल्कि उसका पर्पस ये होना चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसके साथ आप कह लीजिए कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो और इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन को किस तरफ लेके जाना है? अपग्रेडेशन का मतलब होना चाहिए ऐसी नई टेक्नोलॉजी बनाओ जो कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। जैसे आप कह लीजिए कि हम अभी जो नए तरीके की कार्स को हम इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका पर्पस ये नहीं है कि कार जितनी पावरफुल हो, कितनी पावरफुल हो या डैशिंग हो, बल्कि उसका पर्पस अभी ये होने लगा है कि कार पोल्यूशन कम से कम करे। तो ये चीज है। Arnenes recommends that ecologists should reject work that is supervised by authorities with limited ecological perspectives. ये कह रहे हैं कि अभी जो आप कह लो कि नई पॉलिसीज बन रही हैं, जो नई आप कह लो टेक्नोलॉजी बन रही है, अगर वो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को दे दे डोंट टेक एनवायरमेंट इनटू अकाउंट, तो उसे हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमारी पॉलिसी, हमारी नई टेक्नोलॉजी अगर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रही है तो सरकार उसे, तो गवर्नमेंट उसे अप्रूव करे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दे। सो ये क्या डिमांड करते हैं? तो डीप इकोलॉजिस्ट डिमांड करते हैं फंडामेंटल चेंजेस की। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनकी डिमांड क्या है? कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर। तो ये क्या डिमांड करते हैं? फंडामेंटल चेंजेस, मौलिक परिवर्तन। और वो क्या है? लिमिटिंग द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ मीट टू प्रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज एंड रिड्यूस द आर्टिफिशियल फैटनिंग ऑफ एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि आप नए तरीके से जो एनिमल्स को क्या कर रहे हो, फार्म कर रहे हो, एनिमल्स को आप इस तरीके से बना रहे हो ताकि उनसे ज्यादा मीट आप अटेन कर सको, तो वो सारी चीजें आपको बंद करनी होंगी। आपको अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे आपको बंद करना होगा, आपको अपने इंजन बंद करने होंगे। ये सारी चीजों की डिमांड करते हैं। इसके अलावा जो ये डीप इकोलॉजी है, ये पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है शैलो इकोलॉजिज्म को। क्यों? क्योंकि इनका अभी हमने शैलो इकोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम शैलो इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये शैलो इकोलॉजिज्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए कहता है, क्योंकि शैलो इकोलॉजी क्या कर रहा है? फॉर प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन अबव अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो पिक्चर आपको दिखाया था कि जो इन्वायरमेंट, जो शैलो इकोलॉजी है, वो ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखता है और सारी स्टडी करता है। वो कहता है कि ह्यूमन के लिए जो जरूरी है वही इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरी है। तो उसके अगेंस्ट उसी चीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है डीप इकोलॉजी, क्योंकि वो कह रहा है ह्यूमन को नहीं, आप इन्वायरमेंट को सेंटर में रखो। क्योंकि ये कैसी बात करते हैं? ये इकोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक बातें करते हैं। By sustaining this lifestyle, shallow ecologism further widens the inequalities between countries and human being as well. तो ये लिखते हैं, डीप इकोलॉजी ये बात करता है कि देखो, शैलो इकोलॉजी की पहली प्रॉब्लम तो ये है कि शैलो इकोलॉजी एक तरीके से फेक है, सूडो है। क्योंकि वो बात करती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात नहीं करती, वो अर्बनाइजेशन को रोकने की बात नहीं करते, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकने की बात नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें ह्यूमन के लिए जरूरी है, नीड्स है उसकी। तो इसीलिए पहला तो ये पॉइंट है, आर्गुमेंट है, जिसको रिजेक्ट कर देते हैं डीप इकोलॉजी के सपोर्टर्स पूरी तरीके से, क्योंकि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि क्योंकि शैलो इकोलॉजी ये कहता है कि हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी साथ साथ में लेके चलेंगे और पैरेलल हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब आप दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आता है कि चलो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट ये कर ही लेंगे शैलो इकोलॉजी वाले,
तो हम इंडस्ट्री को ग्रो करने देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसी वजह से इंडस्ट्री और फैक्ट्री की वजह से ही जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से भी ये शैलो इकोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं। सो अभी इनकी डिमांड क्या है? तो वैसे हमने डिमांड्स अभी देख ली काफी। एक और डिमांड क्या है? तो डिमांड है अ री इवेल्युएशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोशलिज्म, एनार्किज्म, इकोलॉजिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कौन सा इज्म है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो ये डिमांड करती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन है, जो योगतम की उत्तरजीविका सिद्धांत है, उसका पुनर्मूल्यांकन करो। तो ये डिमांड करती है डीप इकोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात अब बंद कर दो। तो अगर आप फिट हो, फिट का मतलब ह्यूमन बीइंग, फिट का मतलब है कि आप फिजिकली मेंटली दूसरे जानवरों से ज्यादा पावरफुल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जानवर्स को यूज करते रहो, ये बात गलत है। वो कह रहे हैं ये डॉक्ट्रिन ही गलत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शुड बी अंडरस्टूड थ्रू द ह्यूमन एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड कोएग्जिस्ट विद नेचर एज अपोज टू एक्सप्लॉइटिंग और डोमिनेटिंग इट। वो कह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग सर्वाइवल का मतलब है कि जो सबसे शक्तिशाली है और जो कि ह्यूमन बीइंग है, तो वो ही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और सर्वाइवल का मतलब है कि वो दूसरों को हरा सकता है, दूसरों को यूज कर सकता है। वो कह रहे हैं कि इसे क्लोज करो, ये गलत बात है। बल्कि सर्वाइवल का मतलब होना चाहिए कि आप दूसरों के साथ रहो, दूसरों से अलग नहीं, दूसरों के साथ। डीप इकोलॉजिज्म प्रायोरिटी देता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जगह से लिव एंड लेट लिव को। ओके, वो कह रहे हैं आपका ये एटीट्यूड खत्म होना चाहिए, ईदर यू और मी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब होता है कि तुम और मैं, आप दोनों में से कौन सर्वाइव करेगा, जो पावरफुल होगा, ईदर यू और मी। ये कहते हैं कि ये चीज की जगह होना चाहिए लिव एंड लेट लिव। आप भी जियो और दूसरे को भी जीने का आप मौका दीजिए, यानी कि इन्वायरमेंट को। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट शैलो इकोलॉजी, यानी कि उथली परिस्थितिकी। अभी तक हमने बात की है डीप इकोलॉजी के बारे में, कि जो एक फंडामेंटल व्यू है, बेसिक अप्रोच है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, व्हाट आर देयर डिमांड्स, देयर अप्रोच एंड देयर मेथड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट शैलो इकोलॉजी। सो शैलो इकोलॉजी क्या है? सो उथली परिस्थितिकी। देखो, शैलो और डीप ये वर्ड्स क्यों यूज किए गए, थोड़ा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो मान लीजिए जब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, कि वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो उसके दो तरीके। मान लीजिए आपके घर में पानी का टैंक होगा। सो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ महीनों के बाद आप उसे साफ करते हैं। सो दो अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप ऊपर ऊपर से उसे साफ कर देते हो, पानी से धो देते हो, या फिर आप कह लीजिए कि थोड़ा उसका जो कवर है उसे हटा करके थोड़ा साफ कर लेते हो। इस तरीके की चीजें करते हो। एक होता है कि आप डीप में जा करके पूरा टैंक उठा करके उसे अच्छे से बीच में घुस के बीच से साफ करते हो। तो दो तरीके होते हैं इसे साफ करने के। इसी तरीके से शैलो और डीप इकोलॉजी है। शैलो इकोलॉजी ऊपर ऊपर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को भी बचा लेंगे, टेक्नोलॉजी को भी बचा लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकेंगे नहीं, डिफोरेस्ट्रेशन होता रहेगा, लेकिन फिर भी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। डीप इकोलॉजी वो अप्रोच है जो टैंक के बीच में घुस करके अंदर बैठ करके उसे साफ करने की बात करती है। सो शैलो इकोलॉजी को इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पर्यावरणवाद भी इसे कहा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिज्म की किस ब्रांच को, किस मेथड को, किस टाइप को इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है। तो ये शैलो इकोलॉजी है। इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है? तो ब्रिंग ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे बदलाव लाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक नया रूल, नई पॉलिसी बनेगी कि आज से सारे मोटर बाइक्स बंद, कल से सारी गाड़ियां बंद। ऐसे नहीं करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे कि जो 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें बंद कर देते हैं,
या जो 25 साल पुराने गाड़ियां हैं उन्हें बंद कर देते। तो इस तरीके से हम करेंगे, ग्रेजुअल चेंजेस लाएंगे। जो हमने बात किया था डीप इकोलॉजी के बारे में, उसे इकोसेंट्रिक व्यू कहते हैं, इसे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहते हैं, मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि इसके केंद्र में इसका मेन फोकस, मेन कंसर्न ह्यूमन बीइंग है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी नीड्स है, उसकी लग्जरी है। सो ये बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट इटसेल्फ बट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन रेस। ये लाइन बहुत जरूरी है, शैलो इकोलॉजी यहीं से आपको समझ आ जाएगी। शैलो इकोलॉजी ये बात करती है कि जब भी इनसे पूछा जाता है कि आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो, तो ये बात करते हैं कि बिल्कुल हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चीजें क्यों करना चाहते हैं? तो शैलो इकोलॉजी से एसोसिएटेड स्कॉलर्स कहते हैं कि हम ये सारी चीजें इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम है तो इन्वायरमेंट के लिए उनको सॉल्व करना है, नहीं, हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस वजह से सॉल्व करनी है क्योंकि उन प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमन रेस को, मानव सभ्यता को प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि इन्वायरमेंट को हमें सही रखना चाहिए, नहीं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करनी है क्योंकि ताकि उस प्रॉब्लम की वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये आप समझे, इनकी ये अप्रोच है। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन शुड ओनली बी प्रैक्टिस्ड टू द एक्सटेंट दैट इट मीट्स ह्यूमन इंटरेस्ट। पर्यावरण संरक्षण का अभ्यास केवल उस सीमा तक किया जाना चाहिए जिससे वो मानवीय हितों को पूरा करते हो। तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट उस हद तक जाके करना है जिस हद तक हमारा कोई फायदा हो। इन्वायरमेंट की बात बाद में। इट इज मोर लाइक अ पावरफुल एंड फैशनेबल फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन रेदर देन अ रेडिकल चेंज। आप कह लीजिए कि ये रेडिकल चेंज, फंडामेंटल चेंज नहीं लाना चाहते, जिसे कहते हैं कि ऊपर ऊपर से चीजों को सही करने का दिखावा करते हैं। सो exponents of this philosophy believe in continuing our present lifestyle। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये आइडियोलॉजी से जुड़े सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हम अपना कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, लग्जरी लाइफ कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ में ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ऑल्सो रेफर टू एज वीक इकोलॉजिज्म। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है वीक इकोलॉजिज्म किसे कहते हैं। तो वीक इकोलॉजिज्म कहा जाता है शैलो इकोलॉजी को। क्यों? क्योंकि आप कह लीजिए कि ये वीक है, ना तो एयर कंडीशनर्स बंद करना चाहते हैं, ना पोल्यूशन बंद करना चाहते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजिज्म प्राइमरीली सर्व्स टू मेंटेन द लाइफस्टाइल ऑफ दोज डिवेलिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज। और इनके ऊपर ये दोष लगाया जाता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित राज्य हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी सारी चीजें बनी रहें, उन्हें अपनी लग्जरी ना छोड़नी पड़े। इसी चीज के लिए ये वाला शैलो इकोलॉजी सिर्फ दिखावे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करता है। तो शैलो इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम बात करेंगे इको ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में, परिस्थितिकी अधिनायकवाद के बारे में। ऑथोरिटेरियनिज्म वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिक्टेटरशिप जैसी चीज है, कि जहां पे ऑथोरिटेरियनिज्म होता है, डिक्टेटरशिप होती है। वैसे तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियनिज्म, इन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग देख सकते हैं, लेकिन आप कह लीजिए जनरली हम दोनों को कई बार मिला देते हैं और ऑथोरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप एक दूसरे के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ऑथोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, ना तो फ्रीडम, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारी चीजें जो अथॉरिटी है वो इन्हें कुचल देती है ना, उस तरीके से है। इको अथॉरिटेरियनिज्म भी ऐसा ही एक आइडिया है। सो पहले आप स्कॉलर्स के नाम जान लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कौन सा स्कॉलर किस आइडियोलॉजी से, किस ब्रांच से जुड़ा हुआ है। तो इसके सपोर्टर्स हैं विलियम ओप्यूलस और रॉबर्ट हेलरोनर। ठीक है, नाम थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपने याद करने की कोशिश करनी है, बार बार नाम बोलना तभी याद होंगे। इनका बिलीफ क्या है, इनका विश्वास क्या है, इनकी अजम्पशन क्या है, इनकी मान्यता क्या है। इनकी मान्यता ये है
डेमोक्रेसी कैन नॉट सिक्योर सर्वाइवल, लोकतंत्र अस्तित्व को सुरक्षित नहीं कर सकता। इनका मानना ये है कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी में रहते हुए नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में आपको सबकी बात सुननी पड़ती है और सब में बहुत सारे कैपिटलिस्ट भी हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए इनकी डिमांड क्या है, मांग क्या है, ये चाहते हैं इमीडिएट मेजर्स टू सॉल्व इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। ये कहते हैं पर्यावरण की समस्या के लिए समाधान तत्काल उपाय है। ये कहते हैं कि अगर आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो डेमोक्रेसी, आप जानते हो कि धीरे धीरे से स्टेप लिए जाते हैं कि अगले 10 साल में, जैसे आपने देखा होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15-15 साल के लिए थे और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि कितना हमने अचीव किया है, कितना इन्वायरमेंट को हम बचा पाए हैं। तो डेमोक्रेटिक वे से बहुत टाइम लगता है चीजों को सॉल्व करने के लिए और हमारी इमीडिएट नीड है इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसीलिए ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हटाना होगा क्योंकि इमीडिएट मेजर्स लेना जरूरी है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है? वी नीड टू टेक टफ डिसीजंस टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सो वी नीड टू डिसबैंड डेमोक्रेसी सो वी कैन टेक टफ एंड एक्सट्रीम डिसीजंस। ये कहते हैं कि हमें पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। हमें एक दिन में सारी चीजें बैन करनी होंगी, इसीलिए हमें लोकतंत्र को भंग करने की आवश्यकता है ताकि हम कठोर और चरम निर्णय ले सकें। ये जो इको ऑथोरिटेरियनिज्म है, एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जा सकती है। इको ऑथोरिटेरियनिज्म किस चीज से प्रभावित है, इको ऑथोरिटेरियनिज्म किस चीज से इंस्पायर्ड है? इको ऑथोरिटेरियनिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास की सीमाएं इससे प्रभावित है। अभी लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्या है ये हम बात करते हैं। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्या है? लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एक रिपोर्ट का नाम है, LTGB से कहते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी? तो 1972 में पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था, ये स्टडी कंडक्ट किसने की थी? तो कंडक्ट की थी क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम क्या है? तो क्लब ऑफ रोम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्कॉलर्स का, बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्कॉलर्स हैं। दोबारा से बताता हूँ। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कॉलर्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। इन्होंने एक स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश की 1972 में जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इसी से इंस्पायर होके आइडिया डेवलप हुआ इको ऑथोरिटेरियनिज्म, जो बात करता है कि हमें इमीडिएटली नीड टू स्टॉप environmental degradation, इसलिए वी हैव टू डिसबैंड डेमोक्रेसी ऑल्सो। ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है इको फासिज्म। इको फासिज्म पर्यावरणीय फासीवाद। जैसे आपको पता होगा, आपने फासिज्म के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे इको फासिज्म क्या है? ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फासिस्ट आइडिया है, इसके बारे में समझते हैं। इको फासिज्म और इको फासिस्ट यानी कि पर्यावरणीय फासीवाद, ये दो चीजों से मिलकर बना है इन्वायरमेंटलिज्म प्लस फासिस्ट व्यू पॉइंट्स एंड टैक्टिक्स। यानी कि पर्यावरणवाद यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये आपका मकसद है, ये आपका पर्पस है, ये आपका गोल है, एम है, टारगेट है। और आपके तरीके क्या होंगे, आपका दृष्टिकोण और रणनीति फासिस्ट होगी, फासीवादी होगी। कंसेप्ट के बारे में पहले समझते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट है, आप कह लीजिए इको फासिज्म क्या बात करता है, अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट which would militantly enforce environmental measures over the needs and freedoms of its citizens। इसका कंसेप्ट कह लीजिए, डिमांड कह लीजिए, हाइपोथेसिस परिकल्पना या आइडियल सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि एक काल्पनिक प्रकार की सरकार के बारे में ये बात करते हैं कि हमें एक इस तरीके की सरकार बनानी है
जो अपने नागरिकों की जरूरतों और स्वतंत्रता पर पर्यावरणीय उपायों को जुझारू रूप से लागू करेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये फासिस्ट रेजिम क्या करेगी, सभी नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसे ओवर रूल करते हुए एक दिन में आप कह लीजिए कि ऐसी पॉलिसीज लागू करेगी जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। सो एमरजेंस ऑफ इको फासिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। इको फासिज्म का उदय, तो सिंस 2010 के बाद से a number of individuals and group have emerged that either self-identify as eco-fascist or have been labeled so by academic और journalistic sources। 2010 के बाद हमने बहुत सारे, हमें ऐसे इंडिविजुअल मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे जो कहते हैं कि हम इको फासिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने आप से, जिस तरीके से आप कह लो कि जिन्हें हम टेररिज्म कहते हैं, ये उनसे अलग है बिल्कुल, लेकिन ये भी फासिस्ट तरीके से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इनका क्या मानना है कि इन्वायरमेंट को सबसे बड़ा खतरा किससे है, तो ये कहते हैं कि प्राइमरी थ्रेट है इन्वायरमेंट को ओवर पॉपुलेशन से, अधिक जनसंख्या से। सो इसीलिए जनसंख्या कम करने की भी बातें करते हैं और कोशिशें करते हैं। ये इसका सोल्यूशन क्या बताते हैं, तो हमने समझा, पहले दोबारा से देखिए इनकी अप्रोच क्या है, फासिस्ट। इसके अलावा इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्लीटली होल्ड ऑन इमिग्रेशन और एट देयर मोस्ट एक्सट्रीम एक्टिवली जेनोसाइड माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड एथनिसिटीज, ये कहते हैं। पहली बात तो इमिग्रेशन को आपको रोकना होगा, एक से दूसरे देश में आपको नहीं जाना है, ना ही लोगों को जाने देना है, ताकि आपकी पॉपुलेशन कम रहे, रुकी रहे। दूसरी चीज, एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये बात करते हैं जेनोसाइड, जिसे कहते हैं नरसंहार। ये कहते हैं कि आपको मिलकर सभी लोगों को मार देना चाहिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, एथनिसिटीज है, उनकी हजारों लाखों लोगों को मार देना चाहिए, तभी पॉपुलेशन कम होगा। ये इनका आइडिया है। अभी जरूरी चीज तो ये है कि इससे कौन स्कॉलर जुड़ा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि स्कॉलर कौन एसोसिएटेड है। तो माइकल ई जिमरमैन ये इससे एसोसिएटेड है, और इन्होंने इसे डिफाइन भी किया है। इनके डेफिनेशन ये लिखते हैं, इकोफासिज्म को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि इकोफासिज्म क्या है, अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट दैट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि इको फासिज्म क्या है, इको फासिज्म एक अधिनायकवादी सरकार है जो ये बात करती है कि जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसे अपने निजी हित को सेक्रीफाइस करना चाहिए टू दी वेल बींग ऑफ द लैंड, ताकि जो धरती है, लैंड है, भूमि है, इन्वायरमेंट है, वो अच्छे से बना रहे। अंडरस्टूड एज द स्प्लेंडेड वेब ऑफ लाइफ और द ऑर्गेनिक होल ऑफ नेचर इंक्लूडिंग पीपल्स एंड देयर स्टेट्स वगैरह, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए जरूरी है कि आप सेक्रीफाइस कीजिए। Zimmerman argued that while no eco-fascist government has existed so far, important aspect of it can be found in German National Socialism, one of whose central slogan was blood and soil। सो देखिए, ये सारी चीजें ना आपने याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। बार बार मैं आपको ये चीज कहूंगा कि ये नोट्स में जरूर लिखना आप, कि ब्लड और सॉइल की बात की थी जर्मन नेशनल सोशलिज्म ने, उसी के साथ ये इसे कोरिलेट कर रहे हैं कि अभी तक कोई इको फासिस्ट रिजीम आज के टाइम पे तो दिख नहीं रही, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसी बातें जर्मन नेशनल सोशलिज्म के टाइम पे हमें देखने को मिलती थी जब ब्लड एंड सॉइल का स्लोगन दिया गया था। सो 8 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। 9th टॉपिक है इको नेशनलिज्म का, परिस्थितिकी राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इको नेशनलिज्म क्या है, इन्वायरमेंटल नेशनलिज्म क्या है, ये किस चीज की डिमांड करता है। सो इको नेशनलिज्म, परिस्थितिकी राष्ट्रवाद, ये दो चीजों से मिलकर बना है, नेशनलिज्म प्लस ग्रीन पॉलिटिक्स, राष्ट्रवाद और हरित राजनीति। हरित राजनीति कैसे होती है, जिस तरीके से आपने वर्ड सुना होगा, दलित राजनीति, धार्मिक राजनीति,
जो नारीवादी राजनीति सुना होगा आपने, है ना। इसके अलावा रीजनलिज्म पर बेस्ड हो पॉलिटिक्स होता है, वो अलग अलग तरीके की। इसी तरीके से हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा, मैनिफेस्टो, कैंपेन इस चीज पर बेस्ड होता है कि हम अगर पावर में आ जाएंगे तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अगर पावर में आ जाते हैं तो हम जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके की बातें। ऑल्सो नॉन एज इको नेशनलिज्म को और क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल नेशनलिज्म या ग्रीन नेशनलिज्म। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ग्रीन नेशनलिज्म, इकोलॉजिकल नेशनलिज्म, आपने समझ जाना है किसकी बात हो रही है। सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय विचार क्या है इस आइडियोलॉजी का, इस ब्रांच का। द नेशन स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स हैव अ स्पेशल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ देयर कंट्री। जिस तरीके से नेशनलिज्म ये बात करता है ना, राष्ट्रवाद ये बात करता है कि आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने देश के लिए लड़िए, फाइट कीजिए, है ना। उसी तरीके से इको नेशनलिज्म बात करता है नागरिकों की ये ड्यूटी है, नागरिकों का ये आप कह लीजिए कर्तव्य है कि वो क्या करे, अपने देश के इन्वायरमेंट को खुद प्रोटेक्ट करे। अपने देश के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आपके नागरिकों की जरूरत है, कर्तव्य है, देयर ड्यूटी। फीचर्स क्या है, अभी एक नाम यहाँ पे आया है, आपने याद रखना है, जेन डॉसन। जेन डॉसन एक स्कॉलर है जो इससे जुड़े हैं और इको नेशनलिज्म की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। सो ये क्या है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इको नेशनलिज्म इज द राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स that closely connect problems of environment protection with nationalist concerns। जेन डॉसन कहते हैं कि इको नेशनलिज्म, पर्यावरण राष्ट्रवाद ऐसे सामाजिक आंदोलन है जो ये बात करते हैं कि हमारे देश की, नेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे स्टेट को, नेशन को वीक कर सकती हैं या हमारे स्टेट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है इन्हें सॉल्व करना, इस तरीके की बातें। इको नेशनलिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इको नेशनलिज्म क्या है, तीन चीजों का सिंथेसिस है। एक तो इन्वायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरण के बारे में जब आप बात करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी हमारा राष्ट्रीय पहचान यानी कि हमारे राष्ट्रीय की एक अलग पहचान है, यहाँ पे एक खास तरीके का इन्वायरमेंट है, खास तरीके के यहाँ पे आप कह लीजिए सीजन्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, और साथ में स्ट्रगल फॉर जस्टिस, तीनों चीजें मिलके इको नेशनलिज्म बनती है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इको नेशनलिज्म की ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, आपने याद रखना है जेन डॉसन ने। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं और ये फीचर के शिव रामाकृष्णन के द्वारा दिए गए हैं। शिव रामाकृष्णन और गनल, ये इनका नाम है। सेडरलॉफ आप देख लीजिएगा, इनके द्वारा भी कुछ फीचर्स बताए गए हैं के शिव रामाकृष्णन और गुर्नेल सेडरलॉफ के द्वारा कुछ फीचर्स बताए गए। ये कहते हैं कि इको नेशनलिज्म क्या है, वेदर नेटिविस्ट और कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर when the state appropriates the environment and environmental policies as forms of national pride, thereby consolidating and legitimating the nation। वो कहते हैं कि जब राष्ट्र पर्यावरण और पर्यावरणीय नीतियों को राष्ट्रीय गौरव के रूप में विनियोजित करता है, जिससे राष्ट्र को मजबूत और वैध बनाया जाता है, वो इको नेशनलिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेट ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जो एक अलग तरीके की पॉलिसीज उस स्टेट को एक अलग पहचान देती है, या वो ये बताना चाहता है कि देखो हम एक फ्री नेशन है तो हम फ्री पॉलिसीज बना सकते हैं अपने नेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, किसी स्टेट के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे। 10th है स्केप्टिकल इन्वायरमेंटलिज्म, संशयवादी पर्यावरणवाद। इससे आप समझ रहे होंगे कि स्केप्टिकल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज के लिए स्केप्टिकल होते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं इस चीज को नहीं मान सकता, मुझे नहीं है ये चीज के बारे में यकीन नहीं है। कोई आपसे कहता है कि गॉड होता है कि नहीं होता है, या फिर आप कह लो कि
आत्माएं होती है कि नहीं, आप कहते हो मैं स्केप्टिकल हूं क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं तो मैं मान नहीं सकता, तो संशय आपके मन में होता है। उस तरीके से इन्वायरमेंटलिज्म स्केप्टिकल इन्वायरमेंटलिज्म है। पहली और जरूरी चीज जो आपने नोट्स में लिखनी है वो ये है, जॉन लॉम्बॉर्ग, ये एक स्कॉलर है, जॉन लॉम्बॉर्ग, ये इससे जुड़े हुए हैं। ये इसके बारे में बहुत लिखते हैं। ही इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम जूलियन साइमंस बुक। जूलियन साइमन एक बुक लिखते हैं, द रिसोर्सफुल अर्थ, ओके, एंड द अल्टीमेट रिसोर्स। तो इस बुक से ये बुक लिखी जूलियन साइमन ने, और इससे इन्फ्लुएंस्ड थे जॉन लॉम्बर्ग। वो कहते हैं दैट वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू टेक्नोलॉजी। सो अभी ये एक आइडिया है कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को हम इतना ज्यादा डेवलप कर देंगे कि आप कह लो कि हम आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल एयर बना सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से देखो कि हम इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे कि जो एयर, पोल्यूटेड एयर है उसे हम क्लीन कर देंगे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, या इस तरीके के हम कार्स को डेवलप करेंगे जो पोल्यूशन करेंगी ही नहीं। ये चीज है। लोम्बो कहते हैं कि देर इज नो प्रॉब्लम सच एज इन्वायरमेंट क्राइसिस एग्जिस्ट। तो जो आप कह लीजिए कि जूलियन साइमन थे, उन्होंने तो ये कहा था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। अभी लोम्बर्ग उससे भी एक आगे कदम जाके कहते हैं कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो कह रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। वो कहते हैं कि आप कहते हो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो कहते हैं कि आप लंदन में जाके देखो, न्यूयॉर्क में जाके देखो, पेरिस में जाके देखो, आपको वहां पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी दिखती है, इतनी ज्यादा फ्रेश एयर दिखती है, क्लीन एयर दिखती है, तो वहां पे तो कोई पोल्यूशन है ही नहीं। वो कह रहे हैं बल्कि हमारे देश तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डे बाय डे बेटर हो रहे हैं, वहां के एनवायरनमेंट और अच्छा हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं। सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है। वो कहते हैं कि इसीलिए विद इकोनॉमिक ग्रोथ, जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी इकोनॉमिकली ग्रो करेंगी, ये देश भी आप कह लो कि इकोनॉमिकली ग्रो कर लेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस जैसे, तो वहां भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी और उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी। ये इनका मानना है। इसे कहते हैं स्केप्टिकल इन्वायरमेंटलिज्म, यानी कि इन्वायरमेंट की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है होलिज्म, जिसे कहते हैं समग्रवाद। होलिज्म, समग्रवाद। तो होलिज्म ये कहता है कि जो होल है, अर्थ है, होल का मतलब जो सारा, WHO, होल, कि जो होल है वो आपस में कनेक्टेड है। ये सारे जानवर, एनिमल्स, वाटर बॉडीज, एयर, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और ये मिलके एक होल बनते हैं। यानी कि पूरा अर्थ एक होल है। जैसे एक इंसान होता है ना, मान लो आप एक इंसान हो, हम एक इंसान है, तो मैं आप ऐसे तो नहीं देखते कि ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, अलग अलग नहीं देखते। ये सारी चीजें मिलकर ही इंसान बनता है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज अगर अलग कर दी जाएगी तो फिर वहां पे इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंसान को अगर एग्जिस्ट करना है तो सारी चीजों के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। सारी चीजें मिलके ही इंसान बनता है, किसी एक चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरीके से होलिज्म कहता है कि अर्थ भी एक ऐसी चीज है जो सारी स्पीशीज, सारी चीजों से मिलके बनती है। किसी भी एक चीज को अगर हम छोड़ देंगे, को कुछ भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, एनिमल्स या कुछ भी, तो फिर अर्थ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। समझते हैं? पहली और इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस टर्म को किसने क्वाइन किया? जैन स्मर्ट्स एक स्कॉलर हैं, उनके द्वारा इस टर्म को क्वाइन किया गया था। जैन स्मर्ट्स की एक बुक है होलिज्म एंड एवोल्यूशन, 1926 में पब्लिश हुई। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैन स्मर्ट्स की बुक का नाम क्या है? होलिज्म एंड एवोल्यूशन। जैन स्मर्ट्स कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के, दो बारी, पहले 1919 से 24 तक, फिर 39 से 48 तक, दो बार प्राइम मिनिस्टर रहे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के। इनका एक कोटेशन है, ये लिखते हैं कि द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी पार्ट्स। होल का मतलब क्या है? कि सभी स्पीशीज, इन्वायरमेंट, वाटर बॉडीज, माउंटेन, सभी चीजों से मिलके जो प्लेनेट अर्थ बनता है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स नहीं। अगर आप ये कहो कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कम इंपॉर्टेंट है, या कोई जानवर कम इंपॉर्टेंट है, हम उसे मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग ये सारी चीजों का सिर्फ एक पार्ट है। ह्यूमन बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सारी चीजें मिलके जो चीज बनती है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे प्रोटेक्ट कीजिए, और ह्यूमन बीइंग सिर्फ इसका एक पार्ट है। तो अगर इसके एक पार्ट को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसे आप कह लीजिए अपना लग्जरी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपनी इंडस्ट्री सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, तो उसे अपनी इंडस्ट्री को सेक्रीफाइस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि होल ज्यादा जरूरी है, एक समग्र अर्थ ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन करते रहेंगे, तो ये होल के पार्ट्स धीरे धीरे से जो खत्म हो रहे हैं, तो अगर वो खत्म होते चले गए तो होल ही एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। ये कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल आर इन इन इंटीमेट इंटरकनेक्शन, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पार्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होल। वो कह रहे हैं पार्ट्स अलग अलग से ना तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ही उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। तो आपको सारी चीजों को साथ में लेके चलना होगा। इसलिए इसी को कहते हैं इकोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, है ना, कि जो सारे इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी वैल्यू इक्वल है। चाहे ह्यूमन की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, सबकी वैल्यू इक्वल है। अलग अलग कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सबको मिलके रहना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता। तो अभी 12th जो पार्ट है सस्टेनेबिलिटी, इसे हम समझेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि चीजों को बचा के रखना, सस्टेन करना। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेस आपकी जनरेशन यूज कर ले और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, है ना। तो ये सस्टेनेबिलिटी होती है। ये भी कंसेप्ट इकोलॉजिज्म से जुड़ा है, अभी इसे हम डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी क्या है इस टॉपिक को समझते हैं। एक स्कॉलर है, हरमन डेली इनका नाम है, ये लिखते हैं ग्रोथ मेनिया इज फंडामेंटल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर। ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस फ्रेज को याद रखना है। ग्रोथ मेनिया इज फंडामेंटल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ये किसने कहा, याद रखिएगा। अभी ग्रोथ मेनिया क्या है? ग्रोथ मेनिया है द प्रॉमिस ऑफ अनलिमिटेड प्रोस्पेरिटी एंड मटीरियल एफ्लुएंस। तो ग्रोथ मेनिया का मतलब ये है कि आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हो। आप सोचते हो कि अभी हमारे पास कार्स हैं, कल को सुपर कार्स होंगी। हमारे जो आप कह लो कि जो सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप कह लो, एसी कह लो, कोई भी चीज कह लो, जो भी आप गैजेट्स यूज करते हो, कोई भी चीज यूज करते हो, उसे बस हम एक दौड़ लगा रहे हैं कि उसे हमें ग्रो करना है कंटिन्यूसली। हर एक चीज को हम ग्रो करने में लगे हैं, डेवलप करने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट के पीछे हमारी भाग है, दौड़ है, रेस है, जो कभी नहीं रुकने वाली, तो वो ग्रोथ मेनिया है। और इसी रेस की वजह से जो इन्वायरमेंट के सभी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम पल्यूट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, ज्यादा देर तक इन्वायरमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक बुक है, बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1973 में पब्लिश हुई, और इसके ऑथर है E.F. स्क्यूमेचर। ठीक है, स्क्यूमेचर इनका नाम है, आपने याद रखना है। ये लिखते हैं आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड द मिस्टेक ऑफ रिगार्डिंग एनर्जी एज एन इनकम। वो कहते हैं कि हमने एनर्जी को ना एक इनकम की तरह ले लिया है। ठीक है, इनकम की तरह ले लिया है, और अभी आप कह लो कि इसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कि हमें इसे जैसे इनकम को हम बढ़ाते चले जाते हैं ना, ऐसे हमें एनर्जी को बढ़ाते चले जाना है। और इसे बढ़ाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? पल्यूट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट। ओके, ये छोटा सा टॉपिक आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एथिक्स।
ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग किसी स्कॉलर ने कोई बुक लिखी है, कोई कंसेप्ट दिया है, कोई फ्रेज कॉइन किया है, तो वो किसने किया है आपको याद रखना है। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण नैतिकता, ये भी एक कंसेप्ट है। नैतिकता क्या होता है? नैतिकता कुछ नियम होते हैं जो समाज और सोसाइटी, समाज या सोसाइटी या स्टेट मिलकर के बनाते हैं कि ये कुछ नियम है, हम मानते हैं इन्हें अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये मेजर्स होने चाहिए जो हर एक इंसान को फॉलो करने ही चाहिए। ये चीजें अच्छी चीजें हैं, यानी कि जिसे हर एक इंसान सही मानता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से कि ये इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया गया है और सभी लोग इसे फॉलो करते हैं। इसी तरीके से नैतिकता होती है। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? तो वन इथिकल इज कंसर्न और आर मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशंस। तो पहला आप कह लो कि जो पहला एथिक्स है वो ये है। पहला एथिक्स, मोरालिटी का पहला नियम, पहला प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों की क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज के लिए? अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो जनरेशन है वो इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से अब्यूज कर दे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को सांस भी लेना मुश्किल हो जाए। तो ये आपका एक इथिकल प्रिंसिपल है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप इन्वायरमेंट को अगली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाओ। दिस कैन बी कॉल्ड एज क्रॉस जनरेशनल जस्टिस। क्रॉस जनरेशनल जस्टिस यानी कि अगली जनरेशन तक, अगली जनरेशन के साथ आप जस्टिस कीजिए। सो लीव रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, आप खुद ही ना इसे पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दो। रॉबर्ट ई गुडिन एक स्कॉलर है, 1992 में ये बात करते हैं ग्रीन थ्योरी एज वैल्यू की। इसमें ये क्या बात करते हैं ग्रीन थ्योरी एज वैल्यू में? तो ये बात करते हैं कि आपको ना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसे सेव करना, उसे सस्टेनेबल बनाना। तो ये सारी चीजें ना एक वैल्यू की तरह लोगों तक आपको पहुंचानी चाहिए कि ये एक तरीके की वैल्यू है, ये एक तरीके का मूल्य है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, ये लोगों में बात पहुंचानी है। तो ये लिखते हैं traces the value of nature to its value to human beings and the place it occupies in their lives. It holds that resources should be valued precisely. They result from natural processes rather than from human activities. ये कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को इस वजह से वैल्यू ना करो। देखो ये जो वैल्यू की बात है ना, एथिक्स की बात है, इसके दो डायमेंशन है, दो एस्पेक्ट है। पहला डायमेंशन तो ये है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एक तरीके की वैल्यू डेवलप करो आप लोगों के अंदर। दूसरी चीज ये है कि आप इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल जो भी थिंग्स हैं उन्हें इस वजह से वैल्यू नहीं करो कि वो आपके लिए फायदेमंद है। आप नदियों को, माउंटेन्स को, फ्रेश एयर को इसीलिए वैल्यू ना करो क्योंकि उससे आपका फायदा है। आप उसकी वैल्यू करो क्योंकि वो नेचर का पार्ट है, क्योंकि वो भी एग्जिस्ट करने का राइट रखता है। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है इको सोशलिज्म, परिस्थितिकी समाजवाद। समाजवाद के बारे में आप पढ़ चुके हो। समाजवाद बात करता है कॉमन ऑनरशिप की, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, कॉमन ऑनरशिप होना चाहिए प्रॉपर्टी का। इसी तरीके की बातें ये इकोलॉजिज्म के थ्रू भी प्रेजेंट करते हैं। तो इको सोशलिज्म क्या है? तो इको सोशलिज्म को ग्रीन सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोलॉजी भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये डिमांड क्या करते हैं? इस आइडियोलॉजी की डिमांड क्या है? तो ये डिमांड करते हैं ऑल्टर ग्लोबलाइजेशन और एंटी ग्लोबलाइजेशन। ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आपने स्टार्ट की है इसे आप यहीं पे रोक दो, बल्कि ग्लोबलाइजेशन को आप रिवर्स करो। दोबारा से सभी देशों, लोगों को एक दूसरे से दूर कर देना है आपको। अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हर एक इंसान, हर एक चीज, हर एक देश आपस में जुड़ गया है ना, तो इसे आप दोबारा दूर कीजिए।
रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इको सोशलिज्म के अकॉर्डिंग पर्यावरण की समस्याओं के पीछे कारण क्या है? तो ये कहते हैं कारण है कैपिटलिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट सिस्टम। ये कहते हैं पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था ही इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन है। क्योंकि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो आप कह लीजिए कि फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बहुत सारे आप कह लो कि जो अलग अलग गैजेट्स आप यूज करते हो, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पल्यूट होता है। तो ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई? कैपिटलिज्म से। सो इको सोशलिज्म एक कंसेप्ट प्रोपोगेट करता है विच इज इनकम्पैटिबिलिटी। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकम्पैटिबिलिटी का कंसेप्ट किस ब्रांच ऑफ सोशलिज्म से एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विद इको सोशलिज्म। असंगति या इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज फंडामेंटली इनकम्पैटिबल with the ecological and social requirements of sustainability। तो तीन चीजें आ गई। ये लिखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल कह लो, सोशल समाज की जरूरतें कह लो, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट की जरूरतें कह लो। ये कहते हैं कि देखो, इन्वायरमेंट, सर्वाइवल और सोसाइटी, इन तीन चीजों के साथ कंपैटिबल है ही नहीं कैपिटलिज्म। क्योंकि कैपिटलिज्म सोसाइटी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैपिटलिज्म इन्वायरमेंट के भी अगेंस्ट एक थ्योरी है, एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या करता है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। कैपिटलिज्म सस्टेनेबिलिटी के भी अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म की कोई सीमा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे रिसोर्सेज को अब्यूज करते हैं, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी भी चली जाती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। Thus, according to this analysis, giving economic priority to fulfillment of human needs while staying within ecological limits as sustainable development demands is in conflict with the structural workings of capitalism। ये कहते हैं कि आपकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाती है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर, लेकिन आप कहोगे कि जो इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड है, आपकी डिमांड अनलिमिटेड है। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, सभी प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन। सो कैपिटलिस्ट स्टेट्स पॉलिसीज कैन नॉट क्योर एनवायरमेंट। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं शैलो इकोलॉजी की, क्योंकि शैलो इकोलॉजी किसके बारे में? इसी चीज के बारे में है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसे हम कंटिन्यूसली उसे हम सस्टेन करेंगे, लेकिन साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, इसकी पॉलिसीज इन्वायरमेंट को क्योर कर ही नहीं सकती। एक ही रास्ता है इन्वायरमेंट को क्योर करने का, और वो है ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, स्टेट को आप ओवरथ्रो करो, हटा दो। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर हटेगा तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में ही। तो अभी जो इको सोशलिज्म है, एक नए सोशल ऑर्डर की बात करता है, क्योंकि इन्होंने बात कर दी ना कि जो प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसे इन्होंने क्या कह दिया? उसे इन्होंने कह दिया कि ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है और ये इन्वायरमेंट को क्योर नहीं कर सकता, तो हमें एक नए तरीके का सोशल स्ट्रक्चर चाहिए। वी नीड अ न्यू टाइप ऑफ सोशल ऑर्डर, और उसे ये क्या कहते हैं? एन इको सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। अभी इस इको सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा जिसकी ये डिमांड करते हैं? तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? एन इगैलिटेरियन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि एक समतावादी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक संरचना। यानी कि पहली बात तो यहाँ पे अमीर, गरीब, रिच और पुअर के बीच में कोई गैप नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, इक्वालिटी पर बेस्ड, डिजाइन टू हार्मोनाइज ह्यूमन सोसाइटी विद नॉन ह्यूमन इकोलॉजी।
और इसका काम क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी है, दोनों के बीच में हार्मनी कैसे स्टेब्लिश की जाए, एंड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, और ह्यूमन की नीड्स भी पूरी हो और इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो, as the only sufficient solution to the present day ecological crisis and hence the only path towards सस्टेनेबिलिटी। और ये कहते हैं कि ये नए तरीके का सोशल ऑर्डर ही सस्टेनेबिलिटी ला सकता है, एंड इट इज ओनली सोल्यूशन टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इस नए सोशल ऑर्डर में और क्या होगा हम बात करते हैं। तो इस ऑर्डर में कम्युनल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सोशलिज्म कम्युनल ऑनरशिप की बात करता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ पे सांप्रदायिक स्वामित्व होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। नो जेंडर इनइक्वालिटी एंड रेसिज्म, यहाँ पे लैंगिक असमानता और जातिवाद नहीं होगा। यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा ऑफ कॉमन लैंड इन ऑपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जाएगा, कॉमन लैंड का कंसेप्ट फिर से लाया जाएगा। तो कंसेप्ट हमने काफी समझ लिया। अभी आपने इन स्कॉलर्स के बारे में समझना है। विक्टर वॉलिस एक स्कॉलर हैं, ये एक बुक लिखते हैं रेड ग्रीन रेवोल्यूशन द पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इको सोशलिज्म। तो इको सोशलिज्म के ऊपर लिखी गई ये बुक है, आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विक्टर वॉलिस रेड ग्रीन रेवोल्यूशन द पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इको सोशलिज्म। इनकी एक डेफिनेशन भी है, ये लिखते हैं इको सोशलिज्म कंबाइंस द आइडिया ऑफ इकोलॉजी एंड सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म और इकोलॉजी को जोड़ देते हैं। मीनिंग दैट यू हैव अ सोसाइटी विदाउट क्लास, ऐसी सोसाइटी की डिमांड करते हैं जहां पे क्लास नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, डेड लाइव्स इन सम काइंड ऑफ हार्मनी और बैलेंस विद नेचर, और नेचर के साथ बैलेंस में हम रहेंगे। 15th टॉपिक है ग्रीन एनार्किज्म, जिसे हम कहते हैं हरित अराजकतावाद। तो हरित अराजकतावाद या ग्रीन एनार्किज्म को हम समझते हैं। सो ग्रीन एनार्किज्म, जिसे इको एनार्किज्म भी कहा जाता है। सो टू मेजर एक्सप्रेशंस, इसके आप कह लीजिए कि दो मेजर एक्सप्रेशंस हैं, ये कह लीजिए कि दो इसके मैनिफेस्टेशन हैं, दो इसके अप्रोचेस हैं, दो इसके डायमेंशन हैं। The first is direct action to prevent the developing social ecological catastrophic। तो विकासशील सामाजिक परिस्थिति की तबाही को रोकने के लिए पहली सीधी कार्रवाई है। तो जो इसकी पहली अप्रोच है ग्रीन एनार्किज्म की, वो डायरेक्ट अप्रोच है, वो डायरेक्ट एक्शन की बात करती है। वो कहती है कि आज ही हम सारी चीजों को बैन कर देंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। सेकंड अप्रोच बात करती है स्ट्रगल फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सोशल एंड इकोलॉजिकल रीजनरेशन एंड द क्रिएशन ऑफ अ फ्री इकोलॉजिकल सोसाइटी। दूसरी बात करते हैं कि हमें एक दिन में सारी चीजें नहीं अचीव करनी। एक देखो, जो पहला है ना एनार्किज्म का, ये पहला डायमेंशन ये बात करता है कि एक दिन में हमें सोसाइटी स्टेट सारी चीजों को डिसबैंड कर देना है और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को बांट देना है, स्टेट को खत्म कर देना है। दूसरे वाला कहता है कि एक दिन में सारी चीजें नहीं खत्म करेंगे, धीरे धीरे से चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जरूरी चीज आ गई, स्कॉलर्स के नाम जो आपको याद रखने हैं, हेनरी डेविड थ्योरो और लियो टॉल्स्टॉय, नाम आपने सुना होगा, एलिसी रेकलस। तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो अर्ली सपोर्टर्स थे इको एनार्किज्म के। इसके अलावा कुछ मैं आपको ना इको एनार्किज्म के बारे में जो इसके और कुछ ब्रांचेस है वो बता देता हूँ। एनार्को नेचुरिज्म, ये एनार्किज्म और नेचुरिस्ट फिलोसफी के फिलोसोफर्स को मिला के बनाया गया है। इको नेचुरिज्म इसे कहते हैं। एनार्को प्रिमिटिविज्म, तो ये बात करता है, ये टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करता है और आर्ग्यू करता है कि जो एनार्किज्म है इज बेस्ट सूटेड टू अनसिविलाइज्ड वेज ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि जो एनार्किज्म है वो अपने आप में बेस्ट है। प्रिमिटिविज्म का मतलब होता है कि जो आदमवाद की जो पुरानी सोसाइटी थी आदम मनुष्य की, वैसी सोसाइटी को रिस्टोर करना। ग्रीन सिंडिकलिज्म, सोशल इकोलॉजी, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
सो इको एनार्किज्म के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। सो इको एनार्किज्म स्टडी किसकी करता है? तो इको एनार्किज्म स्टडी करता है अर्थ हिस्ट्री एंड द क्राइसिस ऑफ द अर्थ। तो इको एनार्किज्म स्टडी करता है कि पृथ्वी का इतिहास क्या है और पृथ्वी के ऊपर जो संकट है और इसका इतिहास, इसको जोड़ करके देखता है कि ये संकट कब से है, कब से नहीं है, कैसे है, क्यों है, इस चीज के बारे में। जैसे मैंने आपको फिलोसोफर का नाम बताया था जैक्वेस एलिसी रेकलेस, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो लिखते हैं he depict the earth's history as a struggle for the free flourishing of both humanity and nature and against the forces of domination that constrain that flourishing। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक कोटेशन आपने याद रखना है। ये लिखते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री क्या है, अर्थ की पूरी हिस्ट्री क्या है। अर्थ की पूरी हिस्ट्री एक तरीके का स्ट्रगल है। स्ट्रगल किस चीज का? स्ट्रगल इस चीज का कि ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों आपस में साथ में रह सके और साथ में फ्लरिश कर सके, साथ में अच्छे से रह सके। वो कह रहे हैं कि पूरी अर्थ की हिस्ट्री स्ट्रगल है इस चीज को अचीव करने के लिए जो ये कभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं। गोल क्या है इको एनार्किज्म का? गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, डिमांड क्या है, क्या चीज ये अचीव करना चाहते हैं? तो ये चाहते हैं प्रमोशन द फ्लरिशिंग ऑफ एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज एंड अ प्राइमरी एनार्की कमिटमेंट टू डिफेंडिंग दैट कम्युनिटी फ्रॉम ऑल डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस दैट वुड क्रश एंड एक्सटिंग्विश इट। इसका मतलब क्या है? तो ये सबसे पहले तो चाहते हैं कि हम एनार्किज्म को लागू करें, स्टेट को डिसबैंड करें और एक एनार्किस्ट सोसाइटी लाएं जहां पे गवर्नमेंट जैसी चीजें ना हो। इको फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, परिस्थितिकी नारीवाद, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे इको फेमिनिज्म के बारे में। सो इको फेमिनिज्म क्या है, परिस्थितिकी नारीवाद क्या है? तो फेमिनिज्म प्लस इकोलॉजिज्म दोनों चीजों से मिलकर बनता है इको फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद और परिस्थितिकीवाद। एक इंसान जो विमेन को भी प्रोटेक्ट करने की बात करता है, विमेन के राइट्स की बात करता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट की भी बात कर रहा है, तो वो इको फेमिनिस्ट है। तो इको फेमिनिज्म किसकी स्टडी करता है? तो इको फेमिनिज्म स्टडी करता है जेंडर की, टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इको फेमिनिज्म स्टडी करता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है, इन्वायरमेंट को क्या सच में कोई प्रॉब्लम है, और इस चीज को स्टडी करते हुए, इस चीज के बारे में जानने से पहले, एनालाइज करने से पहले इको फेमिनिस्ट ये स्टडी करता है कि जेंडर, और यानी कि जो जेंडर है कि आप मेल हो फीमेल हो, ये इस चीज का रिलेशन क्या है इस प्रॉब्लम के साथ, और क्या ये जो जेंडर की प्रॉब्लम है इस वजह से नेचुरल वर्ल्ड की प्रॉब्लम बढ़ी है या कम हुई है, उस चीज को ये स्टडी करते हैं। तो अभी जरूरी चीजें आगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इको फेमिनिस्ट टर्म को कॉइन किया फ्रेंच राइटर ने जिनका नाम है फ्रांकोइस डी, देखो इसे हो सकता है मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन आपने इसे पढ़ के लिख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक है, इसमें इन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था इको फेमिनिज्म, याद रखिएगा। इको फेमिनिज्म की कई ब्रांचेज हैं, जैसे लिबरल इको फेमिनिज्म, स्पिरिचुअल या कल्चरल इको फेमिनिज्म, सोशलिस्ट इको फेमिनिज्म, या आप कह लो मटीरियलिस्ट इको फेमिनिज्म, याद रखिएगा सबके नाम। अभी इको फेमिनिज्म हमने पहली बात तो ये कर ली कि ये स्टडी करता है जेंडर को और ह्यूमन सोसाइटी, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच क्या रिलेशन है। दूसरी स्टडी क्या है? दूसरी स्टडी है रिलेशन बिटवीन वीमेन, नेचर, सोसाइटी, कल्चर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ। ये स्टडी करते हैं, इनकी दूसरी स्टडी ये होती है कि क्या कोई रिलेशन है वीमेन के डिग्रेडेशन और अर्थ के डिग्रेडेशन के बीच में, सोसाइटी के ओप्रेसिव रिचुअल्स और डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ के बीच में, इस चीज की स्टडी करते हैं। इनकी एक अजम्पशन है, एक धारणा है। धारणा क्या है? वो लिखते हैं कि men as the curators of culture and women as the curators of nature and men dominate women and humans dominate nature। संस्कृति के रक्षक
के रूप में पुरुष और प्रकृति के रक्षक के रूप में महिला है, और पुरुष महिलाओं पर हावी है और मनुष्य प्रकृति पर। वो कहते हैं कि जो मेन का नेचर है वो ऐसा है कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं विमेन को। विमेन का ऐसा नेचर है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसे, नेचर को। और जो मेन है वो डोमिनेट करते हैं विमेन को, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डोमिनेट करते हैं नेचर को। और ह्यूमन बीइंग एज अ स्पीशीज का आप कह लीजिए कि लीडर कौन है, तो वो मेन है, विमेन नहीं। यानी कि आप कह लो कि ये बात कर रहे हैं कि जो सारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो मेन की वजह से है, विमेन की वजह से कोई प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को नहीं है। ये डिमांड करते हैं कि विमेन एंड नेचर बोथ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये कहते हैं कि आपको विमेन और नेचर दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं, कुछ और इसके assumptions देखते हैं। तो इको फेमिनिज्म क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो इको फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी भी है, एक मूवमेंट भी है। आइडियोलॉजी क्योंकि एक अलग तरीके का आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल डायमेंशन ये प्रेजेंट करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कैसे हैं, एक नए तरीके का एक्सप्लेनेशन देते हैं। और दूसरी चीज, ये मूवमेंट ऐसे क्योंकि ये सोसाइटी में जाके विमेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं और इन्वायरमेंट को भी। इनकी दूसरी अजम्पशन क्या है, दूसरी अजम्पशन ये है कि क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस आर intrinsically related issues all tied to masculine dominance in society। इनकी दूसरी assumption ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, जेंडर की प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम, इनजस्टिस, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और इन सारी चीजों के पीछे एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है, समाज में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितर सत्तात्मक समाज है, मैस्कुलाइन डोमिनेंस है, यानी कि मेन है, मेन ही रीजन है, मेन का नेचर, मेन का डोमिनेंस ही रीजन है इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन और सोसाइटी के डिग्रेडेशन के पीछे। एक ब्रांच है फेमिनिज्म की ही, मॉडर्न साइंस एंड इको फेमिनिज्म इसे कहते हैं। इससे जुड़े हुए हैं वंदना शिवा और मारिया माइज। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इको फेमिनिज्म 1993 में, ये आपने याद रखना है। They view the dominant stream of modern science not as objective science but as a projection of Western men's values। तो मॉडर्न साइंस एंड इको फेमिनिज्म क्या कहता है, तो मॉडर्न साइंस एंड इको फेमिनिज्म ये ब्रांच ये बात करती है कि जो नए तरीके की साइंस डेवलप की जा रही है, इस नए तरीके की साइंस और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का एक ही पर्पस है कि ये जो वेस्टर्न मैन की वैल्यूज हैं, यानी कि जो यूरोपियन वैल्यूज हैं, ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसे हम किसी तरीके से जस्टिफाई कर दें कि वीमेन अगर कंट्रोल्ड है तो वो ठीक है। वो कह रहे हैं साइंस का एक ही पर्पस है, विमेन को कंट्रोल करना, ये चीज। इसके अलावा एक और इसका ब्रांच है स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म, ये कल्चरल इको फेमिनिज्म। इससे जुड़े हुए हैं स्टार होक, रायने एल्सर, ठीक है, कैरल जी एडम्स, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ एक स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड पूरा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब है कि अर्थ एक अलाइव थिंग है, अर्थ एक अलाइव क्रिएचर है, अर्थ एक अलाइव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीता जागता एक अर्थ चीज है, और आप अर्थ को डिग्रेड कर रहे हो। ओके, सो हमारा लास्ट का टॉपिक है गया हाइपोथेसिस, जो कि किसी हद तक इको फेमिनिज्म से ही एसोसिएटेड है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। गया हाइपोथेसिस क्या है समझते हैं। सो गया हाइपोथेसिस, इसे गया थ्योरी या गया प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एटिमोलॉजी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि ये वर्ड, ये टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो एक मिथिकल ग्रीक गॉडेस है जिनका नाम है गया, और उन्हें कहा जाता है कि वो अर्थ की गॉडेस है।
जैसे आपने हमारे कल्चर में देखा होगा, इंडिया में देखा होगा आपने कि बहुत सारी गॉडेस हैं, है ना। जैसे लक्ष्मी माता है, सरस्वती है, बहुत है ना, कि हर एक एक चीज को, एक स्किल को पर्सोनिफाई करती है एक अलग तरीके की गॉडेस। उसी तरीके से ग्रीक गॉडेस है गया, जो कि अर्थ को पर्सोनिफाई करती है। सो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, गया हाइपोथेसिस को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? जेम्स लवलॉक ने। कब? 1972 में। उनका एक पेपर पब्लिश होता है, गया एज सीन थ्रू द एटमॉस्फेयर। नाम याद रखिए, एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है कि उनके पेपर का नाम क्या था। हमने बात कर ली जेम्स लवलॉक के द्वारा ये डेवलप किया गया। अभी जेम्स लवलॉक, ठीक है, उन्होंने इसे नाम दिया गया हाइपोथेसिस, ठीक है। सो अभी इस हाइपोथेसिस के क्या क्या फीचर्स है ये हम समझ लेते हैं। तो इनका पहला फीचर है द अर्थ इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी एक अकेला जीव है, एक अलग जीव है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी कई टुकड़ों में बंटी हुई कोई चीज है, कि उसमें ह्यूमन बींग अलग है, एनिमल्स अलग हैं, अलग अलग स्पीशीज है। नहीं, वो कह रहे हैं सारी चीजें मिलके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसी बात होलिज्म करता है। लवलॉक, जेम्स लवलॉक एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया, अभी इसे गया हाइपोथेसिस नहीं, गया थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये गया हाइपोथेसिस नहीं, एक साइंटिफिक थ्योरी है कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि इसके लिए इस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट कर लिया है, हमारे पास सारे एविडेंसेस भी हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। गया हाइपोथेसिस कहता है कि अर्थ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सारी चीजें, हर एक चीज से जुड़ी हुई है। नदियां पहाड़ों से जुड़ी है, पहाड़ इंसान से जुड़े हैं, इंसान हवा से जुड़े, हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। और अर्थ क्या है? अ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी। और अर्थ एक जीव, एक जटिल जीव है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अभी वो इसके एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि जैसे देखो क्लाइमेट की कंडीशंस है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी है ना। जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन की एक्टिविटीज चेंज हो रही है। ये पहला एग्जाम्पल है कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से बताता है कि हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। ओके, सो ये गया हाइपोथेसिस के बारे में था। और मेरे ख्याल से आपको ये जो सभी टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजिज्म के बारे में आपको क्लियर हुए होंगे। एटमोलॉजी, इकोलॉजिज्म, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। लास्ट में आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज देख सकते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी। कहाँ पे? हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। आपको सर्च करना है अमन पाठशाला, ये लोगो आपको वहां पे दिख जाएगा। इसके अलावा इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है। देखो ये लेक्चर पहले ही काफी लंबा हो चुका है, तो इसीलिए अभी जो एमसीक्यूज हैं, इस टॉपिक की कंप्लीट एमसीक्यूज हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी ऐप के ऊपर जा करके। ओके, तो वहां पे आप ये सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई गेस सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अमन पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर को आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लिख सकते हो, और ऐप के थ्रू आप सारा हमारे जो कोर्सेज हैं उन्हें अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।